गुड इवनिंग क्लास। सो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस का है। एनसीईआरटी को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो हम मैटर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में आप देख रहे हो कि मैटर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैटर का डेफिनेशन एक बच्चे को याद होगा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, यहाँ लिखा हुआ है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड मैटर। हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में जो भी है वो किससे बना है? मैटर से। एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ओके, बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि मैटर के बारे में, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। सिंपल सा है। पहले के टाइम पे ना, जब बहुत अर्ली टाइम्स में ह्यूमन बींग्स हैव बिन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सराउंडिंग क्या है। वो ट्राई करते थे सराउंडिंग है क्या। सो जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया मैटर्स को 5 तत्व में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में। What are those elements? Those are air, earth, fire, sky and water. These are 5 पंच तत्व कि अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे जिन्होंने मैटर को बांटा था। अब इस चीज़ को, जो ये डिवीज़न उन्होंने किया था इंडियन फिलोसफर ने, इसको एंशिएंट ग्रीक के लोग भी मानते थे। एंशिएंट ग्रीक के लोग नहीं, बेसिकली एंशिएंट ग्रीक के जो फिलोसफर थे उनका भी जो व्यू था कुछ ऐसा ही था, हैड अ सिमिलर व्यू। मतलब वो भी मैटर को 5 तत्वों में ही बांटे थे। ओके, सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है? 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करता है मैटर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। 2 टाइप्स का प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन करता है मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। 2 बेसिस पे होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे, एक केमिकल नेचर को देखते हुए। ओके, बस इतना समझ में आ गया आपको? ये बेसिक मैटर का इंट्रो था, इंट्रोडक्शन कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। जिस चीज़ के पास वॉल्यूम है, जिसके पास मास है, वो क्या कहलाता है? मैटर। पूरा यूनिवर्स में हर एक चीज़ किससे बना है? मैटर से बना है। पहले के फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, 5 तत्वों में बांटे थे। सेम व्यूज़ किसका था? एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स का व्यू था। मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर बांटता है मैटर्स को? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड है क्लास 9 का, हम चैप्टर डील कर रहे हैं, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो टॉपिक्स यहाँ पे इनलिस्ट करा है मैंने। 10 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड। टोटली अच्छे से कवर करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैटर का, पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, उसके स्टेट्स क्या होते हैं, मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लैटेंट हीट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग क्या होता है, द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर के तो 5 ही स्टेट होते हैं, 2 लास्ट में आपको पढ़ने हैं। मतलब पढ़ना नहीं है, इसी के साथ आप देख लेंगे कि वो लास्ट के क्या होते हैं। नाउ अब हम जानते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में। देखते हैं मैटर बना किससे है। कोई भी चीज़ स्पेस लेता हो, मीन्स उसके पास क्या हो? वॉल्यूम। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। और उसके पास क्या होना चाहिए? मास। डन। तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर। यहाँ तक तो हर बच्चा जानता है, बट इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मैटर बना किससे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक मैटर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आगे चलेंगे तो हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सो यहाँ हम बस मॉलिक्यूल्स तक समझते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से टाइटली पैक रहता है, एटम एंड मॉलिक्यूल से पैक रहता है हमारा
मैटर। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर आपको एक गिलास पानी दिया जाता है, एक गिलास वाटर है आपके पास, एक गिलास पानी है, डन। इस पानी को यहाँ तक भरते हो, क्लियर। अब इस ग्लास में आप शुगर डालते हो, चीनी, शुगर डालते हो। तो आप जब चीनी डालते हो तो चीनी जाके ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो जाता है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है उसमें, जाके डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। आपको चीनी नज़र आता है? नहीं, चीनी नहीं दिखता। तो व्हाट डज इट मीन? वाटर भी एक मैटर है। वाटर क्या है? एक मैटर है। वाटर एक मैटर है, शुगर भी एक मैटर है, दोनों क्या है? मैटर है। एंड जब हम शुगर को वाटर में डालते हैं तो ये तो शुगर गायब ही हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है कि शुगर कहाँ गया, वाटर में कहाँ चला गया। सो इससे क्या पता चलता है? देयर इज समथिंग स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कि वाटर का जो मैटर है, जो अंदर इसके पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में स्पेस होगा, स्पेस होगा, तभी तो चीनी जाकर उसमें घुल गया, डिज़ोल्व कर गया, टोटली डिज़ोल्व कर गया, वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन देम। एक मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है, देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस, उसके बीच में स्पेस होता है। और उसी स्पेस को हम एक नाम देते हैं। किसके बीच में स्पेस होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। तो स्पेस को हम एक नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब यहाँ से क्या समझ में आपको कि देयर इज स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? एक तो क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इफ मैं बोलूँ एक मोशन होता है। सो इसमें क्या होता है? एक मोशन होता है। चलिए फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, आप इससे समझिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? कि फिर हम एक कप लेते हैं, 2 कप लेते हैं, इसमें चाय रहता है, हॉट टी, कोल्ड टी, नॉट टी, जस्ट हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, डन। यहाँ कोल्ड कॉफ़ी है, यहाँ हॉट कॉफ़ी है। अब इसमें चीनी कम हो गया दोनों में। अब आपको बताना है, अगर हम चीनी इसमें डालते हैं हॉट कॉफ़ी में और सेम अमाउंट ऑफ चीनी इसमें डालते हैं कोल्ड कॉफ़ी में, विच वन गेट फास्टर डिज़ोल्व्ड? कौन सबसे तेज़ी में डिज़ोल्व होगा सबसे जल्दी? हॉट कॉफ़ी, ऑब्वियसली। वाई? बिकॉज यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे एक एनर्जी आ जाता है पार्टिकल्स के पास, मैटर के पार्टिकल्स के पास। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो मूव ज़्यादा जल्दी करेंगे, मोशन में रहेंगे, वो मोशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। घर में खाना बन रहा होता है ना, घर में खाना बनता है, घर में खाना बनता है। खाना जब बनता है वो तो गर्म ही रहता होगा उस टाइम। तो आपको कुछ समझ में आता है? उस टाइम का जो स्मेल होता है वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है। आप स्कूल से आ रहे हो तो आपके घर में मम्मा कुछ बना रही होगी, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि मम्मी आज तो कुछ बिरयानी बन रहा है आई थिंक। तो वो क्या, वो स्मेल ट्रैवल करेगा काफ़ी दूर तक जब वो खाना गर्म रहेगा। क्यों? उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मोशन करेंगे, फास्ट मोशन करेंगे, तो स्मेल काफ़ी दूर तक ट्रैवल करेगा। अब ज़रा आप ये बताओ, अगर वही चीज़, वही बिरयानी अगर ठंडी हो जाए और कहीं रखी रहे तो उसका जो स्मेल है ना, बहुत रेयरली बहुत दूर जाएगा, मतलब दूर जाएगा ही नहीं, वो कुछ ही दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। सो इससे क्या, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हीट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है उसके पास। क्लियर? तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चलता है। एक तो पता चल गया हमें स्पेस बिटवीन देम, दूसरा कॉन्टिन्यूअस मोशन। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है किससे? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैटर का बढ़ता है। क्लियर? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं हम।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मस्ट बी ब्रोकन टू चेंज स्टेट। अब एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक, ये आप आगे वाले पॉइंट्स में पढ़ोगे, बट मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। आइस ले लो आप, आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना टाइटली पैक्ड हैं। आइस को अगर टेम्परेचर देते हो या 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर रखते हो आइस को, तो वो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके क्या बना देगा? वो लिक्विड बना देगा, पानी लिक्विड बन जाएगा वो। तो इसके बीच का जो फोर्स है वो ब्रेक कर रहा है, फोर्स लूज हो रहा है, तो वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होकर क्या बना रहा है? वाटर। अगर नहीं समझ में आया तो आगे समझेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट था डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक इंटरमिक्सिंग है, सेम जो मैंने अभी आपको बताया चाय और चीनी वाला, इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन, इंटरमिक्स हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न फास्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे? चीनी को कोल्ड कॉफ़ी में मिला रहे हैं और हॉट कॉफ़ी में, तो हॉट कॉफ़ी में क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर ज़्यादा दिए उसको, हॉट कॉफ़ी में डिफ्यूज़न फास्ट होगा, घुलने को कहते हैं। व्हाट इट मीन? डिफ्यूज़न कहते थे घुलने को। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ऑब्वियसली। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से मैटर क्या? प्लीज़ राइट इट डाउन एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ इसे। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसके लिए क्या रीज़न दोगे आप? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने जस्ट कराया। क्या रीज़न दोगे? एक हॉट सिजलिंग फूड है, बहुत गर्म फूड है, तो आप बहुत दूर भी रहते हो तो उसका स्मेल चला जाता है आपके पास, बट वही कोल्ड फूड है तो आपको पास जाके मतलब स्मेल करना होता है कि ये ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज? एक डाइवर होता है स्विमिंग पूल में ना, वो डाइव करता है, ठीक है, और काटते हुए जाता है पानी को ऐसे तोड़ते हुए इधर से वो निकल जाता है डाइवर, ऐसे निकलता है ना, पानी के बीच से निकलता है डाइवर। क्लियर? तो इसमें बताओ क्या प्रॉपर्टी है वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को लेकर कोई प्रॉपर्टी है। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो ये क्या था? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। They have spaces between them. They are in continuous motion, are called kinetic energy. They have force of attraction. They have diffusion also. Clear? अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ और अच्छे से डिटेल करते हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। मैटर कितने स्टेट्स में हो सकते हैं? वैसे तो 5 स्टेट में होते हैं मैटर, 5 स्टेट्स में होते हैं मैटर, बट अभी हम 3 ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेट क्या है? सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। आप यहाँ गौर से देखो, ये जो गोल गोल सा है ना, गोल गोल सा, इसको मॉलिक्यूल समझो। तो आप ये बताओ इसके बीच में कितना स्पेस खाली है? इस सॉलिड के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना खाली है? बहुत कम। उससे ज़्यादा इसमें है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में है। सो हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर उसके बाद सॉलिड में होता है। क्लियर? अब जब स्पेस ज़्यादा होता है तो कोई भी चीज़, आप एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को आप पकड़ के अपने पास रखे हो, ऐसे गले लगा के रखे हो, तब आप स्ट्रांग फील कर रहे हो कि किसी इंसान को बस हाथ से पकड़े हो तब आप स्ट्रांग फील कर रहे हो, कि किसी इंसान को अगर आप उंगलियों से पकड़े हो तब स्ट्रांग फील कर रहे हो? ऑब्वियस बात है, जब हम उसको गले लगाएं तो स्ट्रांग फील करें, वो भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उससे। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होता है? सॉलिड में होता है। मीडियम अट्रैक्शन कहाँ होता है? हमने हैंड शेक करा है, मीडियम है, पकड़ सकते हैं उसे, थोड़ा फोर्स लगेगा तो छूट जाएगा। बट जहाँ उंगली से पकड़े एक दूसरे को, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल है ही नहीं अट्रैक्शन। भाई उंगली कब छूट जाएगा समझ में नहीं आएगा। क्लैरिटी मिल रहा है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिक्स्ड शेप। सॉलिड होता है ना, सॉलिड है फिक्स्ड शेप। अब सॉलिड का लाखों एग्जाम्पल ले लो। आपके पास फ़ोन है, दैट इज सॉलिड इन शेप, उसका फिक्स शेप है। यू हैव वाटर बॉटल,
सॉलिड शेप में है, यू हैव पेन, यू हैव मेनी थिंग्स इन योर जस्ट रूम की सॉलिड शेप में है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, क्लियर। बट लिक्विड में आप आ जाओ, लिक्विड एग्जाम्पल ले लो लिक्विड का, सिंपल सा वाटर ले लो आप, अल्कोहल तो ले नहीं सकते, बिहार में तो ऐसे भी बैन है, तो वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर ले लो आप, वाटर जो होता है ना, इसका शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, बट शेप फिक्स नहीं होता है। वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, ओके। बाउल में डालो, बाउल का शेप ले लेगा, कप में डालो, कप का शेप ले लेगा, बॉटल में डालो, बॉटल का शेप ले लेता है। अब आते हैं गैस पे। गैस किसका शेप लेता है? गैस के पास ना फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होता है। दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डोंट हैव फिक्स शेप, दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, ओके। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। सॉलिड को दबा के देखो कितना रिजिड होता है, वो दबेगा नहीं, टूट जाएगा, दबेगा नहीं। वाटर फ्लो करेगा, फ्लूइड होता है, फ्लो करेगा। अब आते हैं गैस, हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। किस हर एक डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? गैस। सो दीज आर द 3 states of matter. What we have studied is the states of matter. States of matter. Clear? Now moving to next slide. यहाँ मैंने थोड़ा 3D में इमेज आपको दिखा दिया कि आपको थोड़ा अच्छा लगे. So this is the particles of solid, fully tied packed. They have very less intermolecular space between them. They are rigid in shape. They have fixed volume. I have told you. And now moving to liquid. Liquid is what? Liquid के बीच का intermolecular space कम होता है थोड़ा solid से. और ये कैसा होता है? ये कंटेनर का शेप लेता है. They have fixed volume but not fixed shape नहीं होता. लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता. बट गैस में क्या होता है? They don't have fixed shape nor volume and the intermolecular force between them गैस में बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी दूर दूर रहते हैं. क्लियर? वेल आई जस्ट हैव ये है मेरे पास एक टेबल. आप इस टेबल को लर्न करो. इज़ इट वेरी इजी? इट इज़ वेरी इजी कि याद करने में आपको आसानी होगा. सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है. ये कंटेनर का शेप लेता है. नीदर डेफिनिट, फिक्स नहीं होता. कंप्रेसिबिलिटी, डिफ़िकल्ट, दबा नहीं सकते हम इसको. इसको नेग्लिजिबल होता है. इसको भी दबाएंगे बट फिसल है. नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा दबा सकते हैं. इसको सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं. हाईएस्ट गैस सिलेंडर देखते हो आपके घर में, दे आर कंप्रेस्ड, दे आर कंप्रेस्ड. सीएनजी क्या होता है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को हम बहुत हाई प्रेशर में दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम ही हो जाता है सीएनजी. दे आर नेचुरल गैस बट दे आर कंप्रेस्ड, ओके. हमारे घर में आता है वो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इतना दबा देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, हल्का फुल्का. नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होता है? जो मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इसमें बहुत कम होता है सॉलिड में, लिक्विड में मोर होता है और सबसे ज़्यादा गैस में होता है. काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में कम होगा. भाई जगह ही नहीं है तो घूमेगा क्या? मीडियम होगा लिक्विड में, थोड़ा जगह है. हाईएस्ट किस में होगा काइनेटिक एनर्जी? गैस में होगा. Is it clear? Now moving to the next point, interconversion of states. अब states का पढ़ते हैं interconversion. For example, liquid convert होगा गैस में, गैस convert होगा solid में. So हम इसी को पढ़ेंगे interconversion. Solid कैसे liquid में change होता है, liquid कैसे गैस में change होता है. And इस process का नाम क्या है? एक simple यहाँ पे एकदम बहुत सिंपल एक चार्ट बना है. सॉलिड अगर चेंज होता है लिक्विड में उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग और फ्यूज़न. लिक्विड अगर सॉलिड में होता है उसे हम फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. और लिक्विड अगर चेंज होता है गैस में तो उसे हम बॉइलिंग और वेपराइजेशन कहते हैं. गैस अगर लिक्विड में हो रहा है तो कंडेंसेशन कहते हैं. गैस अगर सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे. यहाँ तक तो क्लियर है. बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग का, कि मेल्टिंग होता क्या है, हाउ सॉलिड मेल्ट्स. सो आपको देखना हाउ सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड पिघलता कैसे है, ओके.
तो अभी मैंने आपको बताया सॉलिड जब लिक्विड में जाता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूज़न कहते हैं। तो इस वर्ड से आप घबराइएगा मत, द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न, कि कुछ बच्चे भूल ही जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, हाँ मेल्टिंग भी हो सकता था, बट क्या होता है प्रोसेस मेल्टिंग में, होता क्या है? आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, ओके उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। सो जब हम हीट देते हैं, व्हेन यू गिव हीट अ सॉलिड, लाइक आइस को जब आप गर्म करोगे तो क्या होता है, द पार्टिकल गेट्स मोर काइनेटिक एनर्जी। आप उसको काइनेटिक एनर्जी ही दे रहे हो। हीट करने से अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, हर एक पार्टिकल का बढ़ता है ना। और वो पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। अब क्या हो कि आप उसको और एनर्जी देते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा ना कि उसके पास इतना इनफ एनर्जी हो जाएगा कि वो जिस अपने अगल बगल पार्टिकल से बंधा हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसने पकड़ रखा था पार्टिकल्स को, इतना एनर्जी मिल जाए कि वो टूट जाए। तो टूटने से क्या होगा, वो फिर निकल के अपना घूमने लगेगा। एंड दैट टाइम, वही जो टाइम है, वही जो एनर्जी है, ओके दैट टाइम हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके दैट इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा स्टेज क्या आएगा जहाँ पे पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अपना पोजीशन जो होगा वो छोड़ देगा, अब फ्रीली मूव करेगा। एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इन लिक्विड, जो टेम्परेचर होगा उस टाइम का जिस पे वो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और ये सारी चीज़ें किस में होंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हम नॉर्मल अपनी ही लाइफ में करते हैं, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी प्रेशर में होना चाहिए, कोई दूसरा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। क्लियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सब होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। बट मेल्टिंग पॉइंट एक और चीज़ दिखाता है। क्या चीज़ दिखाता है, जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जिस भी सॉलिड का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वाटर को, वाटर का वाटर नहीं, हम लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसका, आइस का। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे आइस लिक्विड में चालू हो जाता है, वाटर में बदलना। अब आते हैं, अब हम आयरन लेते हैं, आयरन लोहा लेते हैं। लोहा जो होता है ना, आयरन, वो पिघलना चालू होता है 1540 के अराउंड, 1540 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या कहोगे कि आइस के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो ऑब्वियस सा बात है वो कम ही होगा ना आयरन के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वो तो 1500 अराउंड 1540 डिग्री सेल्सियस के पास वो पिघलना चालू हो रहा है। आप बताओ, और सॉलिड तो 0 डिग्री पे हो रहा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स किसका ज़्यादा है, आयरन का ज़्यादा होगा। क्लियर, तो यही चीज़ शो कर रहा है द मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का। वो इंडिकेशन क्या करता है, वो दिखाता है कि उनके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कितना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा ना, बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा इससे। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273.16 सेल्सियस केल्विन भी कहते हैं, 273.16 केल्विन कहते हैं। क्लियर, ये समझ जाना चाहिए आपको। तो इस टाइम पे क्या होता है, दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो इसी को हम फ्यूजन कह देते हैं। डन। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, मैं क्वेश्चन देता हूँ। द क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड पिघलता है, ये क्वेश्चन है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, इट्स टेम्परेचर remains the same, remains the same. Why? जब सॉलिड मेल्ट कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है,
तो उसका जो टेम्परेचर होता है ना सॉलिड और जो लिक्विड का है वो सेम रहता है, वो बिल्कुल सेम रहता है। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? कोई बता सकता है? एनीबडी? डेड बॉडी भी बता सकते हैं यहाँ पे, कोई भी बता सकता है क्यों होता है ऐसा? सोच के बताइए। मैं तो अभी जस्ट इसको बताने ही वाला हूँ, तब तक कमेंट कर दीजिए आप। दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट होता है, वो क्या होता है? लैटेंट हीट। व्हाट इज़ लैटेंट हीट? लैटेंट का मतलब होता है हिडन, दिस इज़ हिडन। लैटेंट का मतलब ये होता है हिडन, हिडन हीट, लैटेंट हीट। ओके, उसका मतलब क्या होता है? अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैं क्लियर करता हूँ एकदम अच्छे से, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो गया, वाटर बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बन गया। डन, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बन गया। हम इसे अभी भी हीट दे रहे हैं, ये फुली मेल्ट कर रहा है, बट इसका टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बट हम हीट कर रहे हैं। यहाँ मैंने हीट किया तो ये तो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। अब जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना लिक्विड का, बट ये 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टक कर गया है फुल्ली। अब फुल्ली मेल्ट भी हो गया, लिक्विड बन गया हमारा आइस। अब यहाँ पे जो हीट जो है ना, हीट हम इसे दे रहे हैं और ये हीट हमें टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 0 पे स्टक है। और जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट कहीं ना कहीं यहाँ छुप जाता है, कहीं ना कहीं छुप जाता है इन बिटवीन द टम्बलर, जो भी इन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। उसे ही कहते हैं हिडन हीट। क्लियर? समझ में आया? वही मैंने आपसे क्वेश्चन करा था, व्हेन आइस इज मेल्टिंग यू कीप हीटिंग अप बट द थर्मोमीटर स्टे स्टक एट 0 डिग्री। आइस मेल्ट करता है, आप उसे और हीट देते जाते हो, बट वो मेल्ट हो गया और वो तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे दिखाता है बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट। इसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? हीट नीडेड टू टर्न 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यहां तो आपको क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटेंट हीट होता क्या है। अब आपसे कोई एक क्वेश्चन करता हूं मैं, जस्ट वेट। एक क्वेश्चन है कि सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या होगा? वो डेफिनेशन होगा ना कुछ, तो सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब समझ में आ गया? मैं डेफिनेशन यहाँ दे देता हूँ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देखो क्या होता है। द अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 किलो सॉलिड लेते हैं, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसका मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आइस अगर 1 kg लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस पिघल गया, लिक्विड हो गया। ओके, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो दैट इज़, अब जो हीट यहाँ पे छुपा होगा उसी को कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब मेल्टिंग होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर में पार्टिकल्स होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगा एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। अगर कोई आइस लेते हो उसी टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, अब यहाँ तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा ना। अगर वही 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी लेते हो, वाटर जो अभी पिघला है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ही लेते हो जो पिघला नहीं है, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगा? ऑब्वियस सा बात है, वाटर में एनर्जी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पास एक और छुपा हुआ एनर्जी है, दैट इज़ लैटेंट हीट है उसके पास, जो कि शो नहीं कर रहा बट टेम्परेचर स्टक कर चुका है 0 पे। वो छुपा हुआ एनर्जी क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर? सो हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन। अब आप क्या कर रहे हो? आपने अभी देखा, यू जस्ट गिव हीट टू सॉलिड, सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप लिक्विड को भी हीट देते जा रहे हो। क्लियर? हीट और देते जा रहे हो।
सॉलिड को आपने हीट दिया, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जब आपने हीट दिया, सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो गए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब फिर लिक्विड के साथ भी आप वही करोगे, एक पॉइंट तक लिक्विड भी तो सह पाएगा ना टेम्परेचर, उसके बाद तो ये भी अपना इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स होंगे आपस में एक दूसरे को छोड़ देंगे, उसको इतना एनर्जी मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, मोशन इतना तेज हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। सेम प्रोसेस जो सॉलिड में लग रहा था वही लिक्विड में लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी टेम्परेचर का वही हाल होगा, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ टेम्परेचर होगा जो गैस के पास होगा, उसी को हम क्या कह देंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन नहीं कह के क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। यहाँ देखिए, as you keep hitting water the particles move even faster। बहुत तेज जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो एक टाइम आएगा, there is a boiling point। किसी भी चीज़ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट था तो पिघल के वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बाद वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली अपना बॉन्ड फ्री कर देगा और वो गैस में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में लिखते हैं 373 केल्विन। उसको इतना एनर्जी मिल जाता है, वो बॉन्ड ब्रेक करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी वही होगा, लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर, हीट अप्लाई चेंज हो जाता है, डन। तो आप देखते होगे 100 डिग्री, आपको एक एहसास होता होगा, ओके, आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा बट लिक्विड पानी अगर 100 डिग्री पे गर्म है ना, उसमें हाथ डालना, वो ज़्यादा नहीं जलेगा। ज़्यादा किस में जलेगा, उसका भाप ले लेना एक बार, चमड़ा उखाड़ देगा शरीर का, ओके। तो भाप का मतलब क्या होता है, गैस, स्टीम। 100 डिग्री का जो स्टीम होता है ना, वो ज़्यादा गर्म होता है 100 डिग्री के लिक्विड से। अब समझ जाओ, तो 100 डिग्री का स्टीम क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ रहता है और टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हमने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, लिक्विड में भी छुपा रहता है, तो ऐसे ही गैस में भी छुपा रहता है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तो। द हीट नीडेड टू टर्न लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। एक ऐसा हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए। 100 डिग्री अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री पे ही गैस हो जाए। गैस का भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। गैस का टेम्परेचर तो वहाँ स्टक कर चुका है, ओके। यहाँ देखिए फैक्ट मैंने डाला भी है। फैक्ट में क्या है, जो स्टीम होता है ना, भाप होता है, 100 डिग्री पे ना बहुत ज़्यादा जलाएगा हाथ को। देन बॉइलिंग वाटर, बिकॉज स्टीम हैज़ ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा लेटेंट एनर्जी। क्योंकि स्टीम के पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। वो एनर्जी क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में रहता है। क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दिस शुड बी क्लियर टू यू। बहुत ज़रूरी है ये। व्हाट इज़ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, मैंने आपको बता दिया। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, ओके। व्हाट इज़ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, आई जस्ट टोल्ड यू लेटर। फ्यूज़न क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा दिया फ्यूज़न, मैंने इसका डेफिनेशन दे दिया, यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। सेम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। यहाँ आप देख लीजिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ा। हीट दिया गया, हीट अप्लाई हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया किसी भी पार्टिकल का, किसी भी स्टेट में। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ा तो उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया और अपना स्टेट चेंज कर दिया। सॉलिड में है तो लिक्विड में चला गया, लिक्विड में है तो गैस में चला गया। अब हमने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर वेयर सॉलिड मेल्ट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लिक्विड बन जाता है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक मटेरियल का, हर एक चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स 273। आइस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.16 केल्विन। क्लियर,
सेम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल हो जाता है और किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस। 273 में आप 100 ऐड कर दो तो 373 केल्विन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, सो प्लीज़ डोंट वरी कि उसी को पहले देख लें, सेल्सियस और केल्विन का देख ही लेते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ आपको लेटेंट हीट मैंने पूरा हर चीज़ करके लास्ट में समझा दिया कि फ्यूज़न वाला लेटेंट हीट क्या होता है, वेपराइजेशन वाला क्या होता है। क्लियर, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सॉरी फॉर द माइक, मैंने लेटेंट हीट को समझा दिया, ठीक है। फ्यूज़न वाला क्या होता है, वेपराइजेशन वाला क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इफ़, आप तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ तो सब किस चीज़ से हो रहा था, टेम्परेचर का गेम हो रहा था। टेम्परेचर आप दे रहे हो, टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, सारा टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा था, स्टेट्स चेंज हो रहा था। व्हाट इफ़ अब हम टेम्परेचर को यूज़ नहीं करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ द प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, प्रेशर लगाएंगे हम किसी चीज़ पे। अब यहाँ पे गैसेस है, मान लेते ये गैस है ओके, ये गैस है, हम इस पे ऊपर से प्रेशर लगा दिए, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, प्रेशर लगाते जा रहे हैं और बाहर से टेम्परेचर डाउन कर दें, बिल्कुल लो कर दे, टेम्परेचर डाउन कर दे, रिड्यूस कर दे टेम्परेचर। अब प्रेशर हम ऊपर से लगाते जाएं, क्या होगा कंडीशन, इमेजिन। टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गिर जाता है किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का। काइनेटिक एनर्जी जैसे गिरेगा, आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो तो वो क्या होगा, अपने फॉर्म को चेंज करेगा, उल्टा चेंज करेगा। अगर वो गैस में है तो क्या होगा, वो लिक्विड में होगा। क्लियर, तो यहीं से निकल के कॉन्सेप्ट आता है एलपीजी का। हमारे घरों में जो यूज़ होता है उसको क्या करते हैं, ऐसे ही करके भरा जाता है जिससे आपका चूल्हा जलता है। फिर ड्राई आइस, सॉलिड CO2 जिसे कहते हैं, ड्राई आइस को ही सॉलिड CO2 कहते हैं। तो ऐसे ही बनता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी ऐसे ही भराता है, ऐसे ही होता है। क्लियर, अब एक कॉन्सेप्ट आता है केल्विन और सेल्सियस में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ केल्विन, व्हाट इज़ सेल्सियस। ओके, केल्विन और सेल्सियस है क्या, सो इसको समझते हैं हम पहले। द सी टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल क्या होता है, बेस्ड ऑन, जैसे सेल्सियस स्केल जो होता है ना, 0 डिग्री उसका लास्ट पॉइंट होता है। क्या होता है लास्ट पॉइंट, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री। तो जब हमारे पास सेल्सियस स्केल था तो हमने केल्विन क्यों लगाया, केल्विन क्यों ज़रूरत पड़ा हमें, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस केल्विन, बिकॉज केल्विन जो होता है ना, साइंटिस्ट को लगा ना, देखिए साइंटिस्ट क्या ढूंढ रहे थे कि साइंटिस्ट का मानना था कि हम 0 डिग्री तब मानेंगे कि कोई भी चीज़ 0 डिग्री पे वो मतलब बैठ जाए, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन हुआ, उस टाइम पे उसके पार्टिकल्स के अंदर का कोई मोशन ही ना हो, मोशन लेस हो जाए। क्लियर, तो इसलिए वो क्या हो गया, उनको सेल्सियस केल्विन स्केल लाना पड़ा। सेल्सियस में क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारा ऐसा टेम्परेचर होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी होता है, तो उसको हम कैसे नापेंगे, उसको हम कैसे नापेंगे, बहुत सारा होता है, नेगेटिव नंबर्स में भी होता है, -200 माइनस, जैसे फॉर एग्जांपल आउटर स्पेस, एक एग्जांपल देते हैं, आउटर स्पेस में जो होता है ना, मिनिमम 2.7 केल्विन होता है आउटर स्पेस का टेम्परेचर, तो कैसे आप नापेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वाई नीड टू अ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में 0 का मतलब होता है, अगर 0 हो गया केल्विन स्केल पे, 0 केल्विन मतलब वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर, नो मॉलिक्यूलर मोशन, वो बिल्कुल मोशन ही नहीं हो रहा है, ख़त्म, एब्सोल्यूट 0 हो गया। ओके, ये ज़्यादातर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, बट हमने जो लिया वो बेस्ड ऑन वाटर था, वाटर के बेसिस पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 तक बना लिया। क्लियर, अब आते हैं कैलकुलेशन क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है भाई। अगर सेल्सियस आपको निकालना है, जितना केल्विन दिया है 273 माइनस कर दो, सेल्सियस निकल जाएगा। कन्वर्ट करो सेल्सियस को केल्विन में। हॉट डे 30 डिग्री आज का है सेल्सियस में टेम्परेचर, वैसे भी आज का 30 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ही है 30 डिग्री सेल्सियस से, तो 30 डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 ऐड करो,
आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। ओके, अगर कोई चीज़ केल्विन स्केल में है, 3 केल्विन में है, तो आप 3 में से 273.15 को घटा दो, वो हो जाएगा आपका केल्विन स्केल में आया। क्लियर? सिंपल है, बहुत सिंपल फार्मूला है, इट्स नथिंग मोर देन दैट। सो क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, से कन्वर्ट करिए आप 300 केल्विन को आप कन्वर्ट करिए सेल्सियस में। टेम्परेचर को सेल्सियस में करना है, केल्विन को क्या करेंगे, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 250 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो इसमें, 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी चीज़ के लिए क्यों टेम्परेचर सेम रहता है जब स्टेट चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड में बदलने के लिए एक मेथड सजेस्ट करो। ऑब्वियस बात है, प्रेशर लगाओ, यहाँ का टेम्परेचर लो कर दो, डाउन कर दो, कोल्ड कर दो, तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एक गैस ये कंप्रेस हो जाएगा एक बॉक्स में। क्लियर? सिंपल। सो सॉल्व इट और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ यार आंसर। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इवेपोरेशन। बहुत ही लेंदी है ये टॉपिक क्योंकि हम इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन? ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स गेन। यहाँ पे इवेपोरेशन का मतलब ही क्या होता है? पहले लिक्विड चेंज हो रहा है आपका गैस में, बदल जा रहा है, इससे कूलिंग होता है। सो इवेपोरेशन में हो क्या रहा है, ये मान लेते हैं वाटर है। क्लियर? वाटर आपने रख दिया कहीं पे, अब इवेपोरेशन होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। कैसे हो रहा है? तो ये तो ऐसे लगे हुए हैं, सारे लिक्विड्स से लगे हुए हैं, इसमें होगा क्या? ओनली सरफेस मॉलिक्यूल गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप। बाहर से जो एनर्जी इनको मिलेगा ना, सबसे पहले ऊपर वाले सरफेस को मिलेगा, और यहाँ के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा तो ये उड़ जाएंगे, और जैसे उड़ेंगे फिर नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। इन दिस वे पार्टिकल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं हीट, अपने अगल बगल के सराउंडिंग से ये हीट लेते हैं, और हीट लेके फिर ये भाग जाते हैं ऊपर। ओके, और क्या कॉज करते हैं? कूलिंग। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अभी का जो मौसम चल रहा है, अभी रीसेंट का जो मौसम चल रहा है, बहुत स्वेटिंग होगा, सबको स्वेटिंग होगा क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। स्वेटिंग होगा तो आपको स्वेटिंग होते ही, अगर आप पसीना हुआ है, आप बैठ रहे हो, हवा आएगा इसके आसपास से, जो आपके बदन में जो भी स्वेट रहेगा वो तो लिक्विड के फॉर्म में, वो अगल बगल के सराउंडिंग से हीट लेगा और वो भाग जाएगा। जैसे भागेगा आपको क्या होगा? एक एहसास होगा, फीलिंग, कूल होने का फील आएगा अंदर से, एंड दैट इज द सो इसमें पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से और वो भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इवेपोरेशन का रेट क्या होगा। मीन्स कितना जल्दी इवेपोरेशन होगा, स्लो इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा, क्या डिसाइड करते हैं? एग्जाम्पल आप डेली लाइफ से लीजिए। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब गर्मी ज़्यादा होता है, गर्मी नहीं, टेम्परेचर मतलब हीट ज़्यादा होता है, सूरज की गर्मी, इवेपोरेशन हाई होगा। जाओ अभी भाई दोपहर में कपड़ा अब भिंगा के निकाल कर रख दो, देखो कितना जल्दी सूखता है वो, क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा है। अब एक और चीज़ होता है, अगर आप भींगे हुए कपड़े को मोड़ के डालते हो तो सरफेस एरिया उसका छोटा हो जाता है। इससे सरफेस एरिया छोटा होने की वजह से क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। जैसे ही आप सरफेस एरिया उसका बढ़ाते हो, ऐसे फैला के डालते हो, तो क्या होगा? इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। सो ट्राई टू ऑलवेज पुट योर क्लोथ्स लाइक दिस, कि आपका सरफेस एरिया बढ़ जाए और जल्दी हो जाए। नेक्स्ट, विंड। हवा अगर तेज चल रही है, हवा है, तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। विंड
मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड कहते हैं ना। तो हवा अगर चल रही है तेज तो उस हवा में क्या होता है, हल्का टेम्परेचर होता है जो कि फ़ायदा कर जाता है इवापोरेशन के लिए, तो वहाँ इवापोरेशन होगा। क्लियर। अब आते हैं, अगर इफ़ आपके एरिया में ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन योर एरिया इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आपके इन्वायरमेंट में अभी ह्यूमिडिटी कब होता है, चिप मौसम होता है ना एक। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपके पूरे एरिया में क्या हो जाए, ऐसे बहुत सारे वेपर ऑलरेडी हवा में हो, बहुत सारे वेपर हैं, वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी हवा में हैं। ठीक है, एकदम उमस वाला मौसम जिसे कहते हैं ना, उमस हो गया है, जिसमें पसीना भी नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता भाई? क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि आपके आसपास ऑलरेडी वाटर के पार्टिकल्स हैं, H2O के गैसेस के फॉर्म में हैं, ऑलरेडी हैं। तो जब वो ऑलरेडी वहाँ रहेंगे तो भाई इवापोरेशन होने कैसे देंगे, और इवापोरेशन हो ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से हमारा पसीना भी नहीं सूखता है भाई। स्वेट होता है बट सूखता ही नहीं है। सो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन घट जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? नाउ मैंने यहाँ आपको दिखा व्हाट इज इवापोरेशन, क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ लिक्विड टर्निंग वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है इवापोरेशन। एक ऐसा फेनोमेना होता है जो कि लिक्विड जो होता है ना, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाता, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप फिर। हैपन्स नेचुरली पार्टिकल्स एट द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। ये सरफेस फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना? सरफेस पे होता है, सरफेस फेनोमेना, कि ऊपर के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनको एक एनर्जी मिल जाता है, इनफ एनर्जी होता है कि बॉन्ड ब्रेक करके वो भाग जाए तो हो जाता है उनके पास। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट घट जाएगा, विंड का स्पीड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर वही सरफेस एरिया का एग्जाम्पल है। डन। नाउ व्हाट इज इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, डिफरेंशिएट करते हैं हम। इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस पे हो रहा है। क्लियर? ये पूरा अंदर तो हो नहीं रहा, और ये स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस है। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं लिक्विड में, किस चीज़ का? वाटर का। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे होता है, ऑलवेज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और ये क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है। जब ये फिनोमेना होता है ना, तो इससे इंसान मतलब कूलिंग होता है भाई, एकदम आराम से, अच्छा लगता है। बट बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। पूरा लिक्विड अंदर का गर्म हो रहा है, पूरा लिक्विड। रैपिड प्रोसेस है, फास्ट होता है, रैपिड होता है, और ये फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा ये। किस पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये कूलिंग नहीं करता भाई। कभी हाथ मत लगा दियो, इधर बॉइलिंग हो रहा है और ऊपर आप सोचा अरे यार ऊपर हाथ लगा देते हैं, तो भाई फिर हाथ जल जाएगा। ओके, सो इट डजंट कॉज कूलिंग। यहाँ तक तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने अभी तक बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया। इट्स वेरी सिंपल वे में कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट, यू शुड गेट अ बेटर चांस। सो देयर इज़ अ क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। Why does a desert cool better on a hot dry day? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? मटका में पानी रखने से समर के टाइम पे क्यों वो ठंडा रहता है? ओके। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? हम अपने पाम पे एसीटोन और पेट्रोल डालते हैं, क्यों वो ठंडा महसूस होता है? वाई आर वी एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप? ये भी एक बहुत अच्छा, जैसे गर्म चाय जो होता है ना, हम सॉसर मतलब होता है बड़ा सा ऐसे बाउल टाइप, ऐसे 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 होता है, ऐसे उससे आराम से पी लेते हैं रेदर देन अ कप।
तो क्यों होता है? इट्स ऑल अबाउट सरफेस एरिया. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर? समर में कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए तो आपको पता ही होगा. नाउ अब हम देखते हैं द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया था. द फोर्थ एंड द फिफ्थ क्या है? एक प्लाज्मा है, दूसरा क्या है? बोस आइंस्टीन स्टेट है. हमने ऑलरेडी 3 डिस्कस कर लिया था. चौथा और पांचवा क्या है? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन स्टेट. तो बोस ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन. इन्होंने इनके नाम पे एक स्टेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. क्लियर? यू जस्ट गो एंड रीड ऑल दिस, बट मैं इसको अच्छे से यहाँ बता देता हूँ. 2 न्यू स्टेट्स. व्हाट आर द 2 न्यू स्टेट्स? प्लाज्मा, सुपर एनर्जेटिक एक्साइटिक पार्टिकल्स. बिकॉज ये जो होते हैं ना, ये दोनों ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बने हैं. गैस, सॉलिड, लिक्विड ये क्या है? नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल होता है. बट प्लाज्मा दीज आर इन एक्सट्रीम कंडीशन. एग्जाम्पल सन. जो सन होता है ना, प्लाज्मा स्टेट में है, क्योंकि उसके में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैसेस. तो वो स्टार्स, सन हमारा एक तारा ही है, तो स्टार्स में फ्यूजन हो रहा है. जो नियन लाइट्स होते हैं, नियन लाइट, इसमें फ्यूजन हो रहा है. फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होता है, उसमें फ्यूजन, मतलब फ्यूजन बोला, प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं ये. क्लियर? इसको बनाया गया है. डन? ये मतलब बनाया नहीं गया, इसका आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये एक एक्सट्रीम जब कंडीशन होता है तब ये फॉर्म होता है प्लाज्मा. क्लियर? नाउ बोस आइंस्टीन स्टेट, इस पे सबसे पहले वर्क करना चालू किए थे एस.एन. बोस, जो इंडियन फिजिसिस्ट से. इनिशियल कैलकुलेशन इन्होंने करा था. फिर 1920 में ही अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने 5th स्टेट ढूंढ लिया, इसको कहा BEC. एंड नाउ 2001 में कॉर्नल कैटरली वेमन जो है अचीव कर लिया कंडेंसेट को. इसमें क्या होता है? ये बहुत ही कोल्ड मटेरियल होता है, बहुत ही कूल होता है ये. क्लियर? ये 2 न्यू स्टेट्स हैं. उतना नहीं जानना, बट थोड़ा बहुत जान लीजिए आप. अगर यहाँ पे आपको और ना समझ में, एकदम सिंपल में है. सुपर एनर्जेटिक आयनाइज्ड गैस होता है ये प्लाज्मा. नियन साइंस में स्टार्स और लाइटनिंग में पाया जाता है. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? फॉर्म्ड बाय कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली, जो गैस के पास बहुत ही कम डेंसिटी होता है उसको भी हम लो कर रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर कर दे रहे हैं उसका, तब ये जाके हमारा बनेगा. क्लियर? देखिए आप, क्रायो चैम्बर का यूज़ किया गया है, मतलब बहुत ही टेम्परेचर डाउन करके यूज़ किया गया है. सो अब हम देखते हैं, सबको कंसाइज करते हैं हम. मैटर इन आवर सराउंडिंग हमने आज पढ़ा. डेफिनेशन देखा, मैटर एनीथिंग विच हैज़ ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. पहले के लोग क्या कहते थे, इंडियन फिलोसोफर? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, पंच तत्व. क्लियर? देन हमने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक्स देखा. मैटर किस चीज़ से बना है? टाइनी पार्टिकल से बना है. क्लियर? कैसे पता चलता है? टाइनी पार्टिकल से बना है, और उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है. हमने सॉल्ट का एग्जांपल लिया. सॉल्ट को पानी में डाल दो आप, घुल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया. तो इससे पता चलता है कि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. उसको हम क्या कहें? इंटरमॉलिकुलर स्पेस. ओके, इंटर पार्टिकल्स स्पेस कहते हैं. अब पार्टिकल्स बहुत तेज़ी में मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. मिलता कहाँ से? टेम्परेचर की वजह से मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी. दे आर ऑलवेज इन मोशन. अब जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो, उनके बीच का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है? मॉलिकुलर फोर्स, मॉलिकुलर बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होता है रेदर देन गैस और लिक्विड के. क्लियर? फिर हमने देखा 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखा. डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है. लिक्विड में क्या होता है? कोई फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है. फ्लूइड होता है, ये फ्लो कर सकता है. और गैस में कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, और हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको दबाया जा सकता है प्रेशर देके. पार्टिकल्स बहुत तेज़ी में मूव करते हैं. फिर हमने देखा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स बदलते हैं. सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है. सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो क्या कहते हैं? फ्यूज़न या मेल्टिंग कहते हैं. इसी टाइम पे लेटेंट हीट आ जाता है इसके बीच में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. लिक्विड में छुपा हुआ एक हीट रहता है. और सेम यहाँ पे भी आएगा, जब लिक्विड चेंज होगा गैस में तो क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन.
क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर था। अब अगर गैस चेंज होता है सॉलिड में तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, और गैस चेंज होता है लिक्विड में तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में होता है तो सॉलिडिफिकेशन, ओके, कूलिंग पे होता है। बट अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैस में, और कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं हम क्या, सब्लिमेशन। डायरेक्ट चेंज होता है, बिना लिक्विड में आए डायरेक्ट चेंज होगा, उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्लियर। कैम्फर आपके घर में यूज होता होगा, कैम्फर, ठीक है। कैम्फर को कपूर कहते हैं। और एक होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये भी डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड से गैस में। क्लियर। अब प्रेशर को देखते हैं, यह तो टेम्परेचर की वजह से हो रहा था, अब प्रेशर की वजह से क्या होता था, प्रेशर दे के हम क्या करते हैं, सॉलिड CO2 बना देते हैं, सॉलिड CO2 बनाते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाते हैं। क्लियर। प्रेशर दे के, प्रेशर देते हैं हम, गैस को लिक्विफाई कर देते हैं, गैस को लिक्विड के फॉर्म में बना देते हैं। यहाँ के बाद, इसके बाद हमने पढ़ा इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसा फिनोमेना है, सरफेस पे होता है, ये सरफेस लेवल पे फिनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है वेपर में अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे चेंज होता है। क्लियर। नाउ इवापोरेशन इंक्रीज कैसे होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, विंड का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, लोअर ह्यूमिडिटी, तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इवापोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। डन। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वेटिंग होता है आपके बॉडी में, ठीक है, स्वेटिंग होता है, फिर इवापोरेशन होता है तो आपको कूल फील होता है अंदर से। फिर मटका वाला आपको एग्जाम्पल क्या था, मटका में आप पानी डालते हो और देन पॉट में, तो वो कूल हो जाता है इतने गर्मी के मौसम में भी। क्यों, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या करता है, हीट को लेता है फ्रॉम द लिक्विड एंड देयर बाय कूलिंग इट। इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो रहता है ना, जो लिक्विड सरफेस पे रहता है वो हीट को लेके भाग जाता है और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। डन। इसके बाद हमने वो स्टेट्स ऑफ मैटर में ही 2 और स्टेट्स पढ़े थे, बहुत इजी था, वो तो आपको पता होना चाहिए। 2 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, कौन सा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्टेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्टेट हमने टेम्परेचर देखा था, कौन सा, सेल्सियस में देखा था और केल्विन देखा था। क्लियर, आगे समझ में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, ये आपको याद कर लीजिएगा। मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मास किलोग्राम में नापा जाता है, वेट को न्यूटन में, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, डेंसिटी, डेंसिटी किस में होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर को किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। क्लियर। ये सिंबल है सब इसका, इन लोग का सिंबल है। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये वाला जरूर सॉल्व करिएगा। क्लियर। सो सॉल्व दिस प्रॉपरली एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ फॉर रेगुलर वीडियोज़। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो थैंक यू सो मच।